हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस अटल आवासी के 13वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो है ना, इसमें हम जो 2-3 पार्ट हैं उनको आपको बताएंगे। पहला जो टॉपिक है आपका इसका है आंकड़ों का जो है चित्र में प्रबंधन, ठीक है। दूसरा है सांख्यिकी और तीसरा है प्रायिकता। इन तीनों पार्टों का ये पूरा वीडियो है और इसी में तीनों पार्ट ख़त्म करेंगे। तो आप लोग है ना पूरा वीडियो देखेगा। चलिए शुरू करते हैं ना। पहला टॉपिक आंकड़ों का प्रबंधन चित्र में प्रदर्शन। देखिए भाई, अगर कोई है ना जैसे मैंने, चलो पहले लिख लेता हूँ। हाँ भाई चलो देखो इधर भाई, समझ लो इसको। ये क्या है कि जैसे कोई आंकड़ा दे रखा है और उसको सारणी रूप में कैसे लिखेंगे। पहला उदाहरण है, देखिए ये कह रहा है लड़कों की आयु का एक जो है डाटा है ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया हमने, अब हम ये बता सकते हैं कि 11 साल का एक बच्चा है हमारे पास ऊपर वाले डाटा में, 12 साल के 3 हैं, 13 साल के 2 हैं, 14 साल के 2 हैं, 15 साल के 2 हैं। यानी कि इस सारणी रूप में लिखने पर हमसे जो पूछा गया है उसके उत्तर हम दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इनको सारणी रूप में लिखते हैं। ये जो डंडे से दिखाई दे रहे हैं इनको टैली चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इधर दूसरा वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो एक भी इसमें 5 से ज़्यादा नहीं है, सीधे सीधे 4 तक है सारा। 5 से ज़्यादा इसमें आएंगे। 5 के लिए क्या करते हैं, 4 डंडे सीधे और एक डंडा इस तरीके से, ये 5 बना हुआ है, ये 5 बना हुआ है इधर। हमें देखो इधर ये 52 बच्चों का डाटा है इधर, है ना। तो इसमें ये कि 0 से लेकर 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 2 है, ठीक है। 10 से लेकर 20 तक की अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 10 है, और 20 से लेकर 30 तक अंक प्राप्त करने वाले की 21 है, और 30 से लेकर 40 तक बच्चों हैं 19। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने किस अंतराल में अंक प्राप्त करे हैं, तो उत्तर होगा 20 से लेकर 30 वाला। 20 से लेकर 30 तक की तो 21 बच्चे हैं, और सबसे कम कौन से हैं, 0 से लेकर 10 तक। तो 0 से लेकर 10 तक, समझ में आ गई बात। ऐसे सवाल आते हैं। तो अगर टैली चिन्ह कहा जाए तो इनको टैली चिन्ह कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, इसमें परास, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है इसका। परास हमेशा वर्ग अंतराल की होती है। किसकी होती है, जब वर्ग अंतराल लिखा ना 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, आगे भी होता है। तो क्या करेंगे, जितना का वर्ग अंतराल लिया है बड़ी वैल्यू में से, है ना, अधिकतम वैल्यू में से और न्यूनतम वैल्यू घटा देनी है। तो यहाँ 10 में से 0 गए, 10 बचे 0 से लेके, और 10 से लेके 20 तक, तो 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 10। समझ में आ गई बात। अब यहाँ बताओ इसमें इसका परास कितना आएगा। हाँ भाई, ये तो तुमने क्लास इंटरवल का मैंने बता दिया। अब यहाँ कैसा आएगा, यहाँ भी वही तरीका है। सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है, 19, सबसे कम कितनी है, 11। तो 19 माइनस 11 कितने हैं, 7। बस इतने समझ में आ गया। ये 7 वर्गों का डाटा है, 7 क्लासों का डाटा है, समझ में आ गई। यहाँ भी 7 क्लासें, यहाँ कितनी है, ये 4 क्लासें, ये 4 क्लासों का डाटा कर लो भाई, ठीक है भाई। यहाँ 8 कर लो। अब तो समझ में आ गए दोनों, परास समझ में आ गई, कोई परेशानी। चलो ठीक, अब आगे सिखाते हैं। हाँ भाई देखो, ये जो आपके सामने है ना, 4 तरह के चित्र बनाए मैंने। इन चारों का अंतर समझ लो, ये कौन कब किस समय यूज होता है ना। अब देखिए इधर अगर कोई इस तरीके का डाटा है तुम्हारे पास, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी लगातार वाला, ठीक है, लगातार वाला, कोई गैप नहीं है किसी के बीच में। तो कौन सा चित्र बनेगा, आयत चित्र बने। आयत में कैसे, इस तरीके के आयत बनते हैं जिनके बीच में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता। अब इसमें अगर इनके ऊपर वाले बिंदुओं को मिला दो, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, अगर इनको मिलाने पर जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज, उसको बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। कब आयत चित्र बनाना है। अब देखिए दंडाटिक, जैसे 2005 अगर कोई डाटा दे रखा है कि 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10 में कितना कितना अनाज उत्पादित हुआ है,
तब ये बनेगा। अगर किसी क्लास में पास होने वाले छात्रों की संख्या है तब ये बनेगा, जैसे 6, 7, 8 अलग, यानी क्लास इंटरवल नहीं है, अलग अलग डाटा है हमारे पास। 6 में पास होने वाले बच्चों की संख्या अलग, 7 की अलग, 8 की अलग, 9 की अलग, 10 की अलग। या बहुत सारे स्कूल हैं, पहले स्कूल की, दूसरे स्कूल की, तीसरे स्कूल की, समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वहाँ कौन सा बनेगा? ये वाला। और इसको बोलते हैं दंड आरेख। क्या बोलते हैं? दंड आरेख। नाम समझ में आ गए चारों के? अब देखिए इधर, ये क्या है? पाई चित्र है। ये एक ही सूचना के अंदर क्लासीफाई है किसी व्यक्ति का वो किस काम में कितने घंटे खर्च कर रहा है, तब इस तरीके का डाटा बनाया जाता है गोले का। जैसे वो 8 घंटे सो रहा है, 4 घंटे घर का काम करता है, 6 घंटे स्कूल में रहता है और 3 घंटे खेलता है और बाकी के 3 घंटे में वो खाता पीता है। अगर इस तरीके कोई डाटा दे रखा है तब कौन सा चित्र बनेगा? पाई चार्ट। कौन सा चार्ट बनेगा? समझ में आ गई चारों चीज़? ये सवाल ये ऐसे पूछे जाएंगे, तुमसे पूछा जाएगा एक डाटा दे रखा होगा, इसमें बताइए कौन सा चित्र आरेख बन सकता है, और इन्हीं चारों के नाम रहेंगे, आयाचित, आवृत्ति बहुभुज और दंड आरेख और वो पाई चार्ट। ये आपको देख के फिर बताना है, ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो आगे आप। हाँ भी देखो इधर, अब चलो सांख्यिकी शुरू करते हैं भाई। सांख्यिकी में देखो ये समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकलता है ये पढ़ चुके तुम लोग, है ना? फिर से दोबारा पढ़ा देते हैं। अब इनको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। अब कितनी संख्या है उतने का भाग दे देते हैं। पहले इनका जितनी संख्या दे रही है उनको जोड़ेंगे, फिर इनका भाग दे देंगे। देखिए 17, 5, 22 है ना, इनको ऐसे करके जोड़ लो। 12, 13, 14, 19, 5, 7 और 10। 7, 5, 12, 12, 12 और 9, 21, 4, 25 और 3, 28 और 3, 30, 30, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। टोटल सम आया 80। कितना आया? 80। अब इनको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 का भाग दे देंगे। जब भी माध्य पूछा जाए तो करना क्या है? जितना टोटल है उतना योग में संख्याओं का भाग दे देना। योग बट्टे संख्याएं। तो योग कितना आया? 80 और संख्याएं हमारी 7। तो भाग दे रहे 7 एकम 7, 10 और ये 7 दूनी 14, 7, 8, 56, 7, 5, 35। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे। अब देखो इधर, ये माध्य निकालना आ गया। अब देखो कुछ चीज़ें और सीख लो। जैसे सवाल पूछा जाए n लगातार संख्याओं, n लगातार संख्याओं का माध्य हमेशा n+1/2 होता है। ठीक है, n लगातार विषम संख्याओं का माध्य। अभी इनका एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी लिख लो बस। माध्य n होता है, कितना? n। n लगातार सम संख्याओं का माध्य n+1 होता है। अब इसको समझ लो। जैसे तुमसे पूछा जाए 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। माध्य बताइए, ये सवाल है। तो n लगातार संख्याओं का कितना है? n+1/2। n+1/2। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ दो, बट्टे 2, 11/2 कितना आ जाएगा? 5.5। समझ में आ गई बात? इसको सीधे कर लेंगे, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कितने का पूछा था? 10 का। तो n की जगह कितना आ जाएगा? 10। अगर ये पूछता प्रथम 5 या लगातार 5, एक ही बात है। ठीक है, प्रथम 5 या लगातार 5। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्याओं का माध्य 5 ही होगा। कितना होगा? 5 ही आ जाएगा। अगर 7 का पूछेगा तो 7, 9 का पूछेगा तो 9 और 8 का पूछेगा तो 8। जितना का पूछे उतना ही उत्तर आता है। ठीक है, अगर प्रथम 6 विषम सम संख्याएँ पूछी गई हैं तो इसमें 1 ज़्यादा जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा उत्तर इसका? 7। कितना आ जाएगा? 7। समझ में आ गई तीनों चीज़? अगर लगातार संख्या पूछ रहा है तो 1 जोड़ के आधा कर देना है। विषम संख्या पूछ रहा है तो वही संख्या होती है। ठीक है, जितने का पूछ रहा है। और सम के लिए 1 जोड़ देना है। ठीक है,
लिख लो भाई फटाफट से। इसके बाद अगला टॉपिक। हाँ भाई देखो इधर, अब है ना माध्यिका, माध्यिका देखो कैसे निकालते हैं। जब भी हमको कोई डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो लिखो भाई यहाँ पर कितना है, 5 7, 7 के बाद 12 13 14, अरे 10 तो रही गया इधर, 10 12 13 14 और 19, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। अब देखो इधर यहाँ क्या है, 5 7 8 10 12 13 14 और 19। समझना, पहला काम क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, इनको गिनना है। ये कितना है, n बराबर 8। अब देखो इधर n बराबर विषम संख्या है, कितनी है, 7 कैसी संख्या है, विषम। अगर विषम है तो कौन सा पद माध्यिका होगा, तो 7 + 1 कर देना है, 8/2 कौन सा पद होगा, चौथा पद। अब इसका चौथा पद निकालो, कौन सा है, ये 12, कौन सा है 12, यही इसका उत्तर है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या है, दूसरा तरीका ये है, इनको पदों को गिन लो, है ना, बीच वाला पद चुन लो। देखो इधर 3 इधर रह गए और 3 इसके इधर है, बीच वाला पद उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक ही तरीका, जो तरीका समझा उसको यूज कर लो। आगे देखो इधर दूसरा क्या है, फिर से यहाँ गिनो। अगर n बराबर सम है, n बराबर सम है, तब क्या करोगे आप, तब क्या करोगे, ये जो है n/2 + n/2 + 1 पद का मान बट्टे 2। अब देखो इधर इसमें कौन सा आ जाएगा, चौथा पद प्लस 5वां पद, इन दोनों का मान बट्टे 2। चौथा पद कौन सा है तुम्हारा, 10, और 5वां पद कौन सा है, 12। तो 10 में 12 जोड़ेंगे और 2 का देंगे भाग, कितने होंगे 22, कितना आ जाएगा उत्तर 11। दूसरा तरीका क्या है, फिर से इनके आधे करो, 3 पद ये रहे और 3 पद ये रहे, बीच के ये दोनों रह गए, इन दोनों को जोड़ के फिर आधा कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से आप माध्यिका निकाल लेते हो, ठीक। अब अगला तीसरा टॉपिक देखो, बहुलक। बहुलक क्या है, जैसे मैंने लिखा 2 3 5 7 8 3 2 9 8 7 5 4 3 6 5 8, इनका बहुलक बताइए। अब देखिएगा भाई, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आइटम आया हुआ, देखो इधर इसमें है, हाँ भाई 5। अब देखो इधर 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, 5 आ रहा है 4 बार। और कौन सा आ रहा है, 1 8 1 2, ये 3 बार आ रहा है 8। बाकी 3 गिनो, 1 2 3, ये 3 बार आ रहा है, 7 3 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आइटम होता है, वो इसका उत्तर होता है, कौन सा, ये 5। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जो पद सबसे ज़्यादा बार आएगा वह उस डाटा का बहुलक कहलाता है। ये तीनों चीज़ समझ में आ गई, माध्य निकालना, फिर माध्यिका, और फिर ये बहुलक, ठीक है। अब इनमें एक संबंध होता है, वो लिख लो। लिख लो भाई, इसके ये लिख लो, ये वाला सूत्र, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। ये सीधा सूत्र है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। इसको अंग्रेजी में लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
लिख लो भाई फटाफट से। हाँ भाई देखो इधर प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है? देखो किसी भी घटना की घटने की घटित होने की संभावना, अगर कोई घटना घटित हो सकती है तो उसकी कितनी संभावनाएं होती हैं, उस चीज़ को प्रायिकता बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। अब जैसे यहाँ सूत्र लिख लो इसका, प्रायिकता बराबर किसी घटना के घटित होने की संभावना। अभी सवाल कराएंगे तब समझ में आएगा। बट्टे कुल संभावना। हाँ भाई देखो इधर इसका एक चीज़ समझ लो, इसका जो मान है ना हमेशा 0 से लेकर और 1 तक होता है, 1 के बीच में होता है। समझ में आ गई बात? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन कभी 1 से बड़ा नहीं होगा और कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। अब 0 वाली कौन सी होती हैं? 0 वाली कैसे होंगी? जैसे सूरज का पश्चिम में निकलने की संभावना, प्रायिकता कितनी होगी? 0, क्योंकि सूरज तो हमेशा पूरब से निकलेगा। समझ में आ गया? ऐसी घटनाएं जो नहीं हो सकती हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब जैसे आ जाओ, लूडो की है ना गोटी होती है, उस पर 7 नंबर आने की संभावना 0 होगी, क्योंकि वहाँ पे 6 ही आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। ऐसी घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती हैं उनको घटित होने की संभावना कितनी होती है? 0 होती है। और किसी भी घटना को घटित होने की अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। 1 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इधर इनके कुछ सवाल समझ लो। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं सिक्के से, है ना। अब एक सिक्का है, उस पर या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है ना, हेड और टेल, है ना। चित्त पट दो ही तो कहते हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम बात करें एक सिक्के की, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ तो नहीं आ सकती। तो अगर हेड आने की प्रायिकता निकालनी हो, प्रायिकता का ये चिन्ह होता है, ठीक है, या आयताकार कोष्टक, ये प्रायिकता का ही चिन्ह होता है। तो हेड आएगा कितनी बार? 1 बार। टोटल कितनी है? 2। या तो हेड है या टेल। यहाँ पर टेल आने की संभावना कितनी है? ये भी 1/2 आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अब देखिए इधर अगर सिक्के कर दिए जाएं 2, कितने? तो 2 सिक्के होने पर क्या क्या आ सकता है भाई? 2 सिक्के पे हेड टेल। कौन कौन सी हो जाए? या तो दोनों पे हेड आया है, यहाँ पर एक पे हेड दूसरे पे टेल आया है, फिर एक पे टेल दूसरे पे हेड आया है, यहाँ पे दोनों पे टेल आया है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझ लो, यहाँ से सवाल अच्छे से बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखो दोनों बार हेड आने की संभावना 1/4, टोटल कितनी है? 4, और आ कितनी सकता है? 1 बार। दोनों बार टेल आने की संभावना 1/4। यहाँ तक की तो बात कोई परेशानी नहीं है। अब देखो तुमसे पूछा जाए कम से कम 1 बार हेड आने की संभावना बताइए, कम से कम 1 बार हेड आने की, है ना, या क्या बोलते हैं, चित्त बोलेंगे ना इसको हिंदी में, है ना। हेड आने की संभावना, संभावना या प्रायिकता एक ही बात होती है बेटा, ठीक है, प्रायिकता। अब देखो कम से कम 1 बार की बात कर रहा है, तो ये भी गिना जाएगा इसमें, और ये भी गिना जाएगा, और ये भी गिना जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कम से कम में पूछा है तो कितने आ जाएंगे? 3/4। और ऐसे कम से कम पट आने की संभावना भी 3/4। कौन सा नहीं गिना जाएगा? ये वाला नहीं गिना जाएगा, इसमें दोनों बार हेड वाला नहीं गिना जाएगा। ठीक है, समझ में आगे नहीं आ गई? अब देखो ये देख, अगर ये सवाल में पूछा जाए अधिक से अधिक 1 बार, अधिक से अधिक 1 बार चित्त आने की संभावना, तो अब क्या होगा? देखो इधर अधिक से अधिक 1 बार, तो जिनमें 1 आया वही गिने जाएंगे केवल। 1 और 1 2, 2/4। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ हम 1 से अधिक नहीं ले सकते और 1 से कम होने की कोई चीज़ है नहीं इसमें। ठीक है, तो 1 वाले गिने जाएंगे।
अब देखो इधर दो वाले तो हो गए, ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। अब चलो तीन वाला समझाएं या नहीं समझाएं? चलो डाइस के देख लो अब। डाइस की गोटी 3 वाला आएगा भी नहीं तुम्हारे में। आ जाए तो 3 वाला देखो ऐसे बना लेते हैं, देख लो ये TH और फिर से H फिर से T, ये मैंने तुमको सिखा रखे थे उसमें NMS में। ऐसे करके बना लेना T, फिर यहाँ से HT, फिर यहाँ पर HT और फिर यहाँ पर भी HT। ठीक है, ऐसे करके बनाते जाते हैं। 1, फिर इस तरीके से बनाओ 2, और ये 3, और फिर ये 4। इस तरीके से बना लेना और फिर कर लेना। करके दिखाएं। STH HTT, यहाँ पर HST और तीनों पे HHH। ये किसके बन गए? ऊपर वाले से। नीचे वाले से बनाओ THH THT, आगे TTH और TTT। इस तरीके से कुल कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। कुल कितनी बनेंगी? 8। ऊपर वाले में क्यों आएगा? ऊपर वाला तो हेड है ना, तो TT क्यों आएगा? यहाँ समझ में आ गई? तो कुल कितनी संभावना बनेगी? 8। अब तुमसे पूछा जाए अधिक से अधिक एक वाला, तो एक एक वाले गिनने जिनमें केवल एक एच आ रहा है। अधिक से अधिक 2 वाला, तो उनमें 2 और 1 दोनों आ जाएंगे, तो उनमें 2 और 1 2। और अगर ये पूछ रहा है केवल 2 वाला, तो केवल 2 वाले गिनने। अगर केवल शब्द आ रहा है तो वही गिनना है। अधिक से अधिक में दोनों आएंगे, 1 आएगा और 2 भी आएगा। ठीक है, अधिक से अधिक 3 में तीनों आ जाएंगे। समझ में आ गया? 1 वाला भी, 2 वाला भी और 3 वाला। हम जाओ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इस तरीके से गिन लेना अगर सवाल में कोई आता है तो। हाँ लिख लो। अब देखिए इधर, अब एक कोई लूडो की गोटी है, उस पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 यही हो सकते हैं ना। ठीक है, अगर 1 आने की संभावना 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 3/6 नहीं 1/6 ही रहेगी, है ना। 4 आने की 1/6 आएगा तो एक ही बार ना। 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6। ठीक है, अब उसमें अगर ये पूछ रहा है सम आने की, तो सम कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है और 6 है, तो 3/6 हो जाएगी। कब? सम आने की। अगर कोई संख्या सम आ जाए तो वो आ जाएगी 1/2। और विषम आने की तो वो भी 3 आ रही है, तो ये भी। कोई परेशानी इसमें? सम विषम में ये पासे के हैं। कब है? जब एक पासा फेंका जाता है। कब है ये? जब एक पासा फेंका जाता है। ठीक है, अगर 2 फेंके जाएं तब? तो 2। पहले कर लो फिर लिखवाते हैं। लिख लो फटाफट से। हाँ भाई देखो इधर, अब क्या है? 2 पासे हैं। अब 2 पासों के सवाल कैसे आएंगे कि 2 पासे फेंके जाते हैं और उन पर 2 अंक, 2 योग 2 आने की संभावना या प्रायिकता बताइए। योग 2 आने की प्रायिकता बताइए। अब 2 कब आ सकता है भाई? जब इस पर 1 आया हो और इस पर 1 आया हो, बस जब ही तो आ सकता है। अब यहाँ कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? देखो 1 के साथ भी 6, 2 के साथ भी 6, 3 के साथ भी 6, 4 के साथ भी इन 6 की हो जाएगी, 5 के साथ भी 6 हैं ये सारे, और 6 के साथ भी, यानी कि 6 इसके 6 इसके कितनी हो गई? 6 × 6 कुल संभावना हो गई 36। कितनी हो गई? समझ पा रहे हो नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने लिखा 1 1, भाई 1 इसके साथ, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ 6। ऐसा करके कितनी आ रही है? ये देखो कितना 6 आ रही है ना। अब ऐसे ही हम लिखेंगे 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, ऐसे करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे 6 के साथ 1, फिर 6 के साथ 2, और फिर यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ 6 पर 6। तो इस तरीके से 36 बनेंगे। कितनी बनेंगे? 36। समझ में आगे नहीं? अब देखो इधर, अब जैसे 2 योग 2 आने की संभावना कितनी आ गई भाई? योग 2 आने की प्रायिकता 1/36। इस पे भी 1 आ सकता है और एक इस पर भी 1। अब योग 3 आने की
3 आने की प्रायिकता बताओ भाई। 3 कब कब आ सकता है? एक पहले पर आया हो और दूसरे पर 2 आया हो, या फिर दूसरे पे 1 आया हो, वो 2 आया हो, और पहले पर 2 आया हो और दूसरे पर 1। 2 ही बार बन सकती है, और बन सकती है क्या अभी? हाँ, तो कितनी हो जाएगी? 2/36। 4 आने की 3/36 हो जाएगी। एक कम रहती है, ध्यान रहेगी बात। 5 आने की 4/36। 6 आने की 5/36। 7 आने की 6/36। और 8 आने की नहीं, अब यहाँ से लौटेंगे 5/36 हो जाएगा। ठीक है, 5/36। 9 आने की 4/36। 10 आने की 3/36। 11 के आने की 2/36। और 12 आने की 1/36। ये याद कर लेना, चाहे समझ लो, जैसे चाहो वैसे कर लो, लिख लो फटाफट से। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो। जैसे मैंने कहा किसी को घटना को घटित होने की संभावना 1/2 है। कितनी है? 3/4 है। किसी भी घटना को घटित करने की संभावना कितनी है? 3/4। कितनी है? अब वो कहेंगे ना घटित होने की संभावना बताओ, तो 1 में से घटा देनी है। जो दे रखी है उसको 1 में से घटा देना। अगर तो इसको लिखेंगे कैसे? ये बार होता है, बार का मतलब है ना घटित होना, है ना। तो जब भी इसका मान पूछा जाए तो 1 में से जो दे रखा है उसको घटा देना है। कितना आ जाएगा? 1/4। कितना आ जाएगा? ध्यान रहे की बात। सोमवार आने की संभावना अगर 3/4 है, तो सोमवार ना आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1/4। ठीक है, मिटा दो। अब पासा हो गया तुम्हारा, सिक्का हो गया। इसके बाद तीसरा देखो भाई, ताश। ताश में भाई कितनी चीजें होती हैं? हुक्म, चिड़ी, चिड़ी के बाद पान और ईंट। हमारे पास टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो कुल संभावना हो गई 52। कुल संभावना कितनी हो गई? 52। अब उनमें से हमने कोई एक पत्ता निकाला। कितना पत्ता निकाला? 1। और एक पत्ते में अगर वो हुक्म का होने की संभावना बताओ तो कितनी हो जाएगी? 1/52 होगी। बोलो कितनी होगी? हाँ, कितनी होगी? 1/4। क्यों होगी 1/4? हुक्म के 13 पत्ते होते हैं ना भाई। चिड़ी के भी 13 होते हैं, पान के भी 13 होते हैं, और ईंट के भी 13 होते हैं। तो 13/52 करेंगे ना हम। अब इसको 1/4 आ जाए, 13×52। बात समझ में आ गई? चिड़ी का पत्ता निकालने की संभावना ये भी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि इसके भी 13 होते हैं। पान के आने की प्रायिकता 1/4, और ईंट के आने की प्रायिकता 1/4। ये बात समझ में आ गई? अगर वो कहे इक्का आने की, इक्का कितने होते हैं गड्डी के अंदर? 4। वो 2 बता रहा है। अगर वो कहे इक्का आने की संभावना 4/52, 4/52 कितनी हो जाएगी? 1/13, 1/13। और अगर रानी आने की, ये भी 1/13। सही है? 13×52। और बादशाह आने की 1/13। और गुलाम आने की 1/13। तो अगर तुमसे ये पूछ लिया है कि कलर्ड पत्तों आने की संभावना बताओ, कलर्ड पत्ते,
यानी फोटो वाले, चित्र वाले। तो चित्र वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं आगे? हाँ, तो एक के पे चित्र होता है? नहीं होता। चेहरा वाला केवल रानी का होता है, बादशाह का होता है और गुलाम का होता है। तो इन तीनों को जोड़ देना है। कितनी हो जाएगी? 3/13। अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए कि चेहरे वाले कार्ड कितने होंगे और उनकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/13। ठीक है, समझ में आ गई नहीं? तो ये थे ताश वाले। अब देखो कोई गेंद वाले सवाल और अगर पूछ ले तो अब देखो लास्ट टाइप है ये बुक, क्या? गेंदों वाला। जैसे कहा जाए कि एक थैले के अंदर 3 सफ़ेद और 4 काली 5 लाल गेंद रखी हुई हैं। कितनी गेंद? इतनी गेंदें हैं और हमने एक गेंद निकाल ली। उस गेंद को लाल होने की प्रायिकता बताइए। गेंद को लाल होने की प्रायिकता बताइए। हमने गेंद कितनी निकाली? एक। टोटल कितनी है? 4 और 3 7 5 12। तो नीचे आ जाएगी 12। हमारे पास लाल कितनी थी? 5। तो 5/12। ठीक है। अगर उसकी काली आने की प्रायिकता 4/12। कितनी? और सफ़ेद आने की प्रायिकता? समझ में आ गई कहानी? जब भी अगर तुम्हें लगे कि हमारा आंसर गलत आ रहा है तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि इनको तीनों को जोड़ दो, उत्तर एक आना चाहिए। जोड़ के देख लो, 5 और 4 9, 9 3 12, 12/12 आ रहा है, उत्तर आ गया 1। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि हमारा आंसर गलत है या सही है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो, तो जो भी तुम प्रायिकता जितनी भी निकाले हो सबको जोड़ दोगे, सबका टोटल 1 आएगा। जो तुमको दे रखा उसकी और जो तुमने निकाली है वो कौन सी? हाँ जोड़ ले, 12 लासा तो 5 और 4 9, 9 3 12। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो कल का, और इसी के साथ आपका अटल का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो तक पहुँच पाएँ और देख पाएँ उसे। धन्यवाद।